गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। पिछले लेक्चर में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल निकाले थे और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और आज उसकी पूरी टेबल सारणी का अध्ययन करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और लिख कर समझाता हूँ कि किस प्रकार से इसका कैसा और कैसे हल निकाला जाता है। सब ध्यान से देखिएगा, आप भी नोट कर लीजिएगा जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ कोई रेखा युग्म लेंगे और इस रेखा युग्म का अनुपात A1 बटे में A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, ये सब मिलाकर देखेंगे। पहले गुणांक निकालना सीखे थे। समीकरण को लिख करके हम लोग क्या निकालते थे? गुणांक, मतलब A B C का गुणांक। कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता था तो यहाँ अनुपातों की तुलना करके देखेंगे किस प्रकार से मिलता है। अनुपातों की तुलना, और इसी तुलना के आधार पर ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण और साथ में ये जो निकाय है वो निकाय का हल टेबल को जल्दी बना लीजिए जिसके पास भरा है ना। पहला है इसमें समीकरण कैसा भी हो सकता है। समझने के लिए इस समीकरण को लेकर देखेंगे। दूसरा
ये देखिए, इसको अब समझते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं। यह मैंने कुछ समीकरण लिख दिया, अब इसका कैसे अध्ययन करेंगे और इसमें सब कुछ, इस चैप्टर को इसी में सब कुछ समाहित कर दिया गया। अगर ये समझ गए तो बिल्कुल ये जो अध्याय है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, तीन प्रकार के समीकरण जिनके आधार पर हमें तीन स्थितियों को समझना है, उनके गुणांकों का मान पहले निकाल करके अनुपात बनाएंगे, उसके बाद अनुपातों की तुलना करेंगे और उसी अनुपात के आधार पर ये दिखेंगे कि उसका ग्राफी निरूपण और बीजगणितीय निरूपण किस प्रकार का है। साथ में किताब में ये चीज़ नहीं दिया है, निकाय का जो हल है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आसान से इसको समझ जाएंगे, निकाय का हल कैसे प्राप्त होता है। पिछले वाले में मैं आपको बताया था कि निकाय का हल का मतलब है कि वो निकाय शारीरिक रूप से बोलते हैं ना, या ये जो समीकरण है ये एक प्रकार का निकाय है, या हम अपनी तरफ से ये समझें कि जो पूरा शरीर है ये एक प्रकार का निकाय है, जिसके अंदर कोशिका और अंग मिल करके इस तरीका संचालन करते हैं, तो एक निकाय कहलाता है। देखिए, सबसे पहला काम है A1/A2। हम आपको बता चुके हैं कि जो सामान्य समीकरण है उसी से तुलना करना है दोनों को। सामान्य समीकरण क्या था? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इन दोनों सामान्य समीकरणों से इन दोनों समीकरणों की तुलना करके A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान लिख करके अनुपात बनाएंगे। आप इसको समझ जाइए आसान से कि A1 और A2 का डायरेक्ट अनुपात बना दो। A1 का मतलब पहले समीकरण से A1 का मान, A2 का मतलब दूसरे समीकरण से A2 का मान। तो देखो A1 का मान क्या है, इसमें x वाला गुणांक ना 1 है, लिख दिए 1 बटे में 3। A2 का मान 3 है, लिख दिए 3। क्या ये सरल है? सरलतम अनुपात में है। सरलतम अनुपात का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा भिन्न जिसको और डिवाइड न किया जा सके तो सरलतम रूप कहलाएगा। अगर इसको डिवाइड किया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है एक अंक से, तो ये सरलतम रूप नहीं होगा, उसको काट करके ही तो सरलतम रूप बदलेंगे। यहाँ नहीं कटेगा ये। अब यहाँ देखते हैं B1/B2 चिन्ह की तरह लेंगे। B1 का मान -2, लिख दिए -2 बटे B2 का मान 4 है, लिख दिए 4। सरलतम है? नहीं है, कटेगा। 2 और ये 4 दोनों 2 से कटेगा, तो डिवाइड करने पर यहाँ लिखेंगे -1 बटे में 2। काटोगे तो मिल जाएगा आसान से, 2 कम 2, 2 दूना के 4 बनी। अच्छा, इसको वैसे लिख देता हूँ 1/3। ये सरलतम रूप था अपने आप। फिर यहाँ देखते हैं C1/C2 झट से मिला लें। देखो इसमें C है क्या? नहीं ना, तो क्या मानेंगे 0। ठीक, कोई 0 ले लिया, 0 ले लिया यहाँ पर बटे में C2 का मान -20। ठीक, कितना देगा कुल? 0 देगा। आज 0 का मतलब जैसे 0 में -20 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। आज 0 को हम लोग 0 बटे में 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 मान सकते हैं, तो यह वाला अनुपात 0/1 प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक, इसको ऐसे ही लिख दिया है, ऐसे ही होते कोई फर्क नहीं है, हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसका मिलाइए, उसके बाद देखेंगे कि अनुपातों की तुलना। अच्छा, यहाँ पर अनुपातों की तुलना भी कर लेते हैं। अनुपातों की तुलना करने का मतलब ये हमें क्या प्राप्त हुआ है? A1/A2। तो क्या A1/A2 बराबर है
B1/B2 नहीं ना, ये 1/3 है और ये -1/2, दोनों बराबर नहीं है। मतलब ये दोनों क्या हैं, यही दोनों चीज़ है, यानी A1/A2 ये है और B1/B2 ये है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये भी दोनों बराबर नहीं, यही तो है अनुपात। तो यहाँ लिख सकते हो अनुपातों की तुलना में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब बराबर नहीं, और ये भी बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले वाला ही दोनों देखना है। जब पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो इसी को लिखना है। अगर पहला दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तब लिखना पड़ेगा। ठीक, समझने के लिए कि जब पहले ही दोनों बराबर ना हो तब झट से हमने बताएंगे कि किस प्रकार का ग्राफी निरूपण होगा या बीजगणितीय निरूपण होगा। अच्छा, इसका मिलाइए A1/A2 समझ गए ना। A1 का मान 2, B1 का मान तो लिख देंगे यहाँ पर 2/4। इसको सरल करेंगे, मनीष आएगा ना 1/2। फिर B1/B2, B का मान 3 और 6, तो 3/6। इसको सरल करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 अच्छा यहाँ पर भी देखो C1/C2 -9 -18, इस प्रकार से लिखेंगे। सरल करोगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि माइनस से माइनस कट गया, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ये तीनों बराबर आया, मतलब ये अनुपात भी बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये भी बराबर है C1/C2, तीनों बराबर मिल गया। इसका A1/A2, A1 का मान 1, A2 का मान 2, सरल है क्या? सरल है। B1 का मान 2 और B2 का मान 4, लिख दिया 2/4। तो ये सरल करने पर ये भी मिलेगा 1/2। तीसरा -4/12, समझ सकते हैं क्या लिखना है हमें, C1/C2। तो इस समीकरण में C1 -4, इसमें C2 -12, और इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, तो माइनस से माइनस प्लस तो क्या है, 4 एकम 4, 4 3 12, ये आया। कौन बराबर है? पहले वाले दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं, तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। इस प्रकार से गुणांक को ध्यान से लिख करके अनुपात बनाएंगे। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बना दिया क्योंकि स्थान कम था। अब इन अनुपातों को देख करके ही हम ये बता देंगे कि ये वास्तव में जो समीकरण दोनों रैखिक वाले हैं, इनका ग्राफी निरूपण किस प्रकार का होगा। ग्राफी निरूपण का मतलब कि उनका ग्राफ एक दूसरे को काटते हुए बनेगा, या एक दूसरे के ऊपर बनेगा, या एक दूसरे के समांतर बनेगा। तीन ही स्थिति आती है, या तो एक दूसरे को काटता हो, या एक दूसरे के ऊपर आ गया, या दोनों समांतर है। ठीक, तो देखिए जब भी पहले वाले दोनों गुणांक के आधार पर जो अनुपात है, यह अनुपात, ठीक, ये अनुपात बराबर नहीं है पहले वाले ही, तो हम लिखेंगे ये क्या है, प्रतिच्छेदी होगा। अर्थात इन दोनों का जो ग्राफ बनाया जाएगा, इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को एक जगह पर काटते हुए नजर आएगा। मतलब ये एक दूसरे को इस प्रकार से काटते नजर आएंगे, एक स्थान पर, एक पॉइंट पर। ठीक, प्रतिच्छेदी कहेंगे इसको। तो इसको देख करके ऐसे ही बताया जा सकता है गुणांकों की तुलना करके। दूसरी चीज, अगर तीनों बराबर है तो तीनों बराबर होने का मतलब, जैसे एक रेखा ऐसे और एक रेखा नीचे, तो हम कहेंगे कि तीनों जब ऐसे हैं तो मतलब एकदम वो एक दूसरे के ऊपर आ गया। बराबर होने का मतलब, याद करने का तरीका, अगर तीनों बराबर अनुपात आया है तो समझिए क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा, संपाती। और संपाती का अर्थ है कि पहली वाली रेखा ऐसे है तो दूसरी वाली भी इसी के
ऊपर है, तो मैं इसको ऐसे बना कर दिखाता हूँ ताकि समझ आएंगे। जैसे पहला वाला ऐसे बनाया और दूसरा अगर इसी के ऊपर है तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा यहाँ से शुरू करके यहाँ से ऐसे बनाते हैं। आपको ये दिखाई देगा कैसे बना रहा हूँ, ये देखिए जानते यहाँ तक बना दिया। समझने के लिए आप इसके ऊपर है तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया ऐसे, और इसको बढ़ा दीजिए, ये ऐसे दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर है ना, थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये वाला बड़ा है और उसके ऊपर है तो उसे छोटा बनाया हूँ ताकि समझ जाएंगे कि ये संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, यानी कि दोनों समीकरण एक समान है। इसको अगर डिवाइड कर दोगे ना तो डिवाइड करने पर जैसे इसमें 2 का भाग दो, इस 6 में 2 का भाग दो, 18 में 2 का भाग दो, दोनों एक जैसा है। यह समीकरण ही यही वाला है, ठीक। मतलब कि दोनों समीकरण एक ही जैसा हो तो संपाती होगा। और संपाती की स्थिति में देखेंगे किस प्रकार का हल निकलता है। ये देखिए इसमें क्या बराबर दिखाई दे रहा है, पहला दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे समांतर। समांतर का मतलब पहली वाली रेखा ऐसे है तो दूसरी वाली भी इसी प्रकार से होगी, एकदम समान अंतर पर। समांतर जानते हैं क्या होता है, एक ऐसे है तो दूसरा भी इसी के समांतर ऐसे। ये कहीं भी आगे बढ़ाइए नहीं कटेगा, ठीक। जब काटेगा ही नहीं तो हल क्या निकलेगा। हमने कह दिया कि हल कब निकलता है, जब किसी एक बिंदु पर या अनंत बिंदु पर काटती हो, या 2 बिंदु पर 3 बिंदु पर। तो 2-3 बिंदु पर नहीं काट सकती, कभी होगा ही नहीं। 2 रेखाएं काटेंगी भी एक दूसरे को तो एक ही बिंदु पर काटेगी, या एक दूसरे को अनंत रूप से काटते चले जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बिंदु पर काट रही है। तो जब भी एक बिंदु पर काटती है तो हम बोलते हैं उसका कितना हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब ओनली वन, केवल एक हल। ठीक, एक ही स्थान पर काटते हो। और एक हल कब मिलेगा, जब अनुपात पहले वाले ही बराबर ना हो, तीसरा भी बराबर ना हो, उससे नहीं लेना है, कोई फर्क नहीं है। संपाती, देखो संपाती में एक दूसरे के ऊपर आ गई तो काटती जा रही है, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर काटती जा रही है, ठीक। तो कितना मिलेगा, अनंत ना। तो यहाँ लिखेंगे अनंत हल। और तीसरा काट रही है क्या, जब समांतर है तो समांतर तो नहीं काटेगी, तो हम कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक। अब यह अगर समझ गए हैं तो अब आपको देखिए किस प्रकार से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुपातों के आधार पर पूछेगा कि बताइए इनके अनुपात के आधार पर, या ये जो दोनों तरह की समीकरण हैं ये रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा है, पहली चीज। दूसरा, इन रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय निरूपण कैसा है, दो चीज। और तीसरा, इन रैखिक समीकरणों का निकाय का हल क्या है। तो निकाय का हल मैं बताता हूँ। अगर हल है, हल है का मतलब कोई हल मिलता है, या तो एक हल मिले या तो अनंत हल मिले, तो इस स्थिति में ये दोनों क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। और जब हल नहीं मिलता है तो असंगत कहलाता है। इसी को कहते हैं संगतता, यानी इन दोनों चर राशियों का, जो चर राशियों के निकाय का जो निर्भरता है वो संगतता है। अगर इसका हल निकलता है तो हम कहेंगे संगत है या संगतता है। अगर नहीं निकलता है तो समांतर है, कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, ठीक। इतने प्रकार में सब कुछ है। अब आप चाहेंगे तो इस प्रकार का कोई समीकरण देगा तो बता देंगे कि उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा और निकाय का हल क्या मिलेगा, ठीक।
अगर ग्राफी निरूपण पर तुमने ऐसे अनुपात बनाया ऐसे और अनुपात बनाने पर संपाती मिला तो क्या बताएंगे बीजगणितीय निरूपण में अनंत हल, और निकाय का हल क्या होगा संगत होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए बहुत बढ़िया से और रिवीजन करते रहिएगा इसको। ठीक, और देखते हैं कुछ और आगे टॉपिक या प्रश्नावली। इसको रेखाएं लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि दोनों रेखाएं हैं ना प्रतिच्छेदी रेखाएं। संपाती रेखाएं है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.2। ध्यान देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। अब देखिए, यदि आप रैखिक समीकरण को समझ गए तो इस रैखिक समीकरण का दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है उस प्रयोग को समझना है। तो वही प्रयोग एक समस्यात्मक प्रश्न बन करके उभरता है कि किसी भी दो चीज से संबंधित हमें मूल्य लेकर के या उसका क्षेत्रफल निकालने संबंधित या कोई ऐसी समस्या जो दो वस्तुओं पर आधारित है उनसे संबंधित समस्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो वही समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफी विधि से ग्राफ बना करके, इसलिए ग्राफ बनाना और उसको सीखना आवश्यक होता है। तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी, और वो भी कक्षा 10 के ही हैं, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की एक पहेली प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, पहला देखो पहले स्थिति में कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितना है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, गणित की भाषा में आए थे समझने के लिए। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या है का मतलब बराबर है, किसके बराबर, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या और उससे 4 अधिक होने का मतलब 4 जोड़ेंगे, लड़कों की संख्या प्लस 4। अगर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो कौन है, लड़कियों की संख्या। अब इसमें दो स्थिति आई, दो चीज़ों के बारे में बताया गया, लड़कियों से संबंधित और लड़कों से संबंधित। तो हम समझ गए कि यह स्थिति दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदला जा सकता है। समझिए, अगर हम इन लड़कियों की संख्या को माने x और लड़कों की संख्या को माने y, तो ये प्लस 4 तो वैसे ही रहेगा। तो ये x जो कि लड़कियों की संख्या है ये किसके बराबर है, लड़कों की संख्या y से 4 अधिक है का मतलब बराबर है, तो लिख दिया बराबर। तो समीकरण बन गया x बराबर y प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, सामान्य समीकरण बदल देंगे, यानी कि x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 बनेगा ना ऐसे सामान्य समीकरण। यही तो होता है। पहले क्या लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वैसे हमने लिख दिया, पहले प्रश्न के आधार पर था। दूसरा चीज तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या कीजिए। अब जानते को इसमें एक और समीकरण की जरूरत है, वो समीकरण तो नहीं दिया है। तो आप ये समझिए कि पहले लिख दिया है कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी, 10।
तो हमने अगर लड़कियों की संख्या x माना और लड़कों की संख्या y, दोनों मिलाकर के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। विद्यार्थी का मतलब लड़के और लड़कियां सब मिलाकर, उसमें लड़कियों की संख्या को हमने x माना और लड़कों की संख्या को y, तो हम कह सकते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है और जो लड़कों की संख्या है उन दोनों का टोटल योग कितना है? 10 है। कह दिया है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो इन दोनों का टोटल योग ही ना 10। उसी विद्यार्थियों में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो एक चीज ये मिल गया। इसको ऐसे लिख दिया x + y - 10 = 0। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। बस करना क्या है, इन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाना है। अब लिखेंगे कैसे, ये समझ आया? जैसे कहता है वैसे इंफॉर्मेशन लिखो और देखो किन वस्तुओं में, किन चीज़ों में तुलना कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 स्थितियों में, लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ ये तुलना किया जा रहा है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग xy मानो, या तो इसको x मानो या तो इसको y मानो, और उसके बाद समीकरण बना दो। ठीक, कह दिया कि इनकी संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 को जोड़ेंगे। अब कह दिया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 2 गुने से 5 कम है, मतलब लड़कों की संख्या अगर y है इसका 2 गुना ऐसे, अब 5 कम का मतलब ऐसे, ऐसे लिखा जाएगा। 2 गुना का मतलब 2 से गुणा, 5 कम है तो माइनस कर दो 5। समझ आया? इस प्रकार से बंद कर दो, साइलेंट कर दो, उठा लो, कोई होगा, क्लास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जिसको इन्फॉर्मेशन में लिखते हैं और देखते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा, ये समझ आएगा। देखिए पहले प्रश्न 1 आप मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। हमने पहले माना इसमें 2 स्थिति, लड़कियों और लड़कों संबंधित। तो पहले माने कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, प्रथम प्रश्नानुसार देखो क्या क्या है, दोनों का टोटल योग कितना है? 10 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 का मतलब x + y = 10। टोटल 10 संख्या थी, छात्र विद्यार्थी थे, उन्हीं में लड़कियां हैं और लड़के हैं, दोनों का टोटल योग 10 के बराबर है। पहला समीकरण इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y - 10 = 0, समीकरण नंबर 1। और द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, जहाँ ये लिखे थे ना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या को हमने माना है x और ये किसके बराबर है? लड़कों की संख्या y से 4 अधिक, या इसको आप सरल कर दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ तक हमने क्या कर दिया, बीज गणितीय निरूपण कर दिया, यानी इन जानकारियों को या समस्यात्मक प्रश्नों को हमने बीज गणित के रूप में 2 समीकरण प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको ग्राफी निरूपण करना, यानी ग्राफी विधि से हल करना है। कि ग्राफी विधि से हल करने का मतलब हमें ये बताना है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितनी है वास्तव में। तो अब इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे देखिए झट से मैं कर देता हूँ। आप तो जानते हैं कि बहुत सरल है, करना कुछ नहीं है ज़्यादा। x + y = -10 = 0 है।
समीकरण से x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है x बराबर 10 माइनस वाई, लिख सकते ना भाभी जी। 10 इधर गया धनात्मक और वाई इधर गया ऋणात्मक। ऐसे करने से अच्छी तरह समझ में आता है कि वाई का मान कुछ भी रखने पर उसको हल करने से झटते वाई का मान एक्स माना जाता है। ठीक है, अब रखिए, देखिए कुछ भी रख दीजिए, वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स बराबर 10, 10 माइनस 0 10 ही होगा, तो एक्स बराबर 10। यहाँ लिखा y बराबर 0 तो x बराबर मिलेगा 10, और इस स्थिति में निर्देशांक बिंदु 10, 0, पहले x फिर y। दूसरी चीज़, अगर y की वैल्यू हम रखें, कुछ भी रख दीजिए, 5 रख दीजिए, y बराबर 5 रखोगे तो x बराबर भी क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। इस स्थिति में निर्देशांक बिंदु 5, 5। पहला वाला समीकरण के आधार पर हमने 2 बिंदु प्राप्त कर लिया। अब इस बिंदु को लेकर क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब एक और समीकरण से ले लेते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ये है ना, इसको भी इधर करेंगे, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, इसको दाहिनी तरफ लाया तो x बराबर 4 प्लस वाई, दोनों ऋणात्मक है, दाहिनी ओर जाकर के धनात्मक। अच्छा, इसका बना लेंगे क्या, ग्राफ आप लोग बना लेंगे नहीं, बना लेंगे, आसान है, बोलिए। देखिए y की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 तो x बराबर 4, और इस स्थिति में निर्देशांक बिंदु 4, 0। अब y की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, यहाँ झटते प्राप्त हो जाएगा। y की वैल्यू मैंने रखा 4, तो x की वैल्यू मिलेगी 8। मनीष मिलेगा 4 रखने पर, 4 प्लस 4 8, x बराबर 8। तो निर्देशांक बिंदु 8, 4। ठीक है, इसको अलग लिखता हूँ। बस अब इन दोनों समीकरणों के बिंदुओं को लेकर के क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखते हैं क्या हाल मिलता है, कटान बिंदु होगा, संपाती होगा या समांतर होगा, ये देखना पड़ेगा। इसको नोट कीजिए, तो ग्राफ बनाकर देखते हैं कहाँ प्रतिच्छेद करता है। तो देखते हैं, पहले सब धनात्मक है तो क्या करेंगे, पहले वाले चतुर्थांश को बड़ा बना देंगे। तो अब यहाँ पर अधिकतम 10 है, 10 बिंदु ले लेते हैं। तो इधर भी 10 लेना है, ये आपको ग्राफ पेपर पर बना करके देखना है, क्योंकि हमें इस स्थिति में ये नहीं पता चल सकता कि यह ग्राफ किस प्रकार से x और y यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को बताएगा। तो इसलिए आप एक ग्राफ पेपर लीजिए और उस पर इसको अंकित करके देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि x और y का मान क्या होगा, जिससे इन दोनों समीकरणों के कटान बिंदु जहाँ भी प्राप्त होंगे, उस कटान बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही इन x और y के हल प्राप्त होंगे, जो कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या आएगा। ठीक है, तो हम दर्शाते हैं इसको। सबसे पहले समीकरण को, दोनों बिंदुओं को 10, 0, तो 10, 0 किस अक्ष पर आएगा, x अक्ष पर, यहाँ पर आएगा, ये है 10, 0। दूसरा 5, 5, इसको x अक्ष पर और y अक्ष पर, 1, 2, 3, 4, 5 इधर लिया,
और 1 2 3 4 5 इधर लिया, यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको अंकित कर दिया 5,5। अब इसको मिला दिया, इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसको मिलाया और आगे बढ़ा दिया इसको इस प्रकार से। यह बिंदु था 10,0। ये पहले वाले समीकरण का था। दूसरे समीकरण का 4,0 आपको पता है किस अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर। ये भी तो 1 2 3 4 यहाँ पर, और y का मान 0 है, यहीं पर आएगा 4,0। दूसरा 8,4, इधर 8 चलेंगे, इधर 4 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये 10 लेना था ना, मैंने गलती कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 लेना था, ठीक है। 10,0 है, ठीक। इसको हटाता हूँ, (10,0) ये कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये था 10, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। ये होगा 10,0 यहाँ पर आया, और 5,5, 1 2 3 4 5 इधर आएगा, और ये 1 2 3 4 5 इधर आएगा। यहाँ करता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये है 5,5, ठीक है। इस बार में दर्शाते हैं इसको ऐसे, ये इस प्रकार से खींच दिया। ये है 10,0, और यह वाला बिंदु 5,5 है। दूसरे समीकरण से 4,0, 1 2 3 4 यहाँ पर, ये 4,0, और 8,4, इधर 8 और इधर 4 चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इधर खींचा, ठीक। और 4 किधर, वाई अक्ष पर, 1 2 3 4, इसको ऐसे खींचना है। यहाँ करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट है 8,4, ठीक है। इनको मिला दिया, ये देखिए, ये इधर मिलाया, ये तो ये कहाँ कटता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, वही बिंदु x और y के मान होंगे। तो अंदाज से मैं ये लगा लेता हूँ कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, वैसे पता चल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 की सीधा में आ रहा है ना। दूसरी चीज़, इससे कितनी दूरी पर, 1 2 3, इसकी सीधा में आ रहा होगा। अगर आप ग्राफ को सही से पैमाने का बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दोनों समीकरण को हल करने पर हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी, कितना, 7, और y की वैल्यू 3 आएगा। तो हम इस बिंदु को लिख सकते हैं 7,3। ये आपको ग्राफ वाले पेपर पर ही बना करके देखना है, ऐसे नहीं पता चलता है। वैसे आप इसको हल करेंगे, आपको बिल्कुल ये मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं आंसर दिया है कि नहीं। तीन 3.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न, ओके, ठीक है। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक 7,3 है, तो ये पहले वाला किसका मान होगा, x, और 3 वाला y का। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख देंगे, अतः लड़कियों की संख्या कितनी है, 7 तथा
लड़कों की संख्या कितनी है? 3 है। ये आंसर मिल गया। इसी को कहते हैं ग्राफी निरूपण से या ग्राफी विधि से हल करके मान ज्ञात करना। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नोट कर लीजिए इसको।